टाइटैनिक शिप से 2 गुना लंबा और वजन रखने वाला ये देव हैकल समुद्री क्रूज शिप टाइटैनिक से भी बुरी तरह कैसे डूबा। 13 जनवरी रात के 9:45 पर एक जायंट क्रूज शिप अचानक से समंदर में डूबने लग जाता है। इस खबर का सुनना था कि लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई लाइफ बोट्स की तरफ दौड़ने लग जाता है और अपनी जान बचाने के लिए कई लोग लिटरली पानी में कूदने लग जाते हैं। और उन कूदने वालों में सबसे पहला इंसान इस शिप का कैप्टन खुद था और इसीलिए तमाम लोगों को शिप के डूबने की अनाउंसमेंट भी नहीं मिलती। एक तरफ अफरा तफरी का आलम था तो दूसरी तरफ आधी क्रूज पानी में डूब चुकी थी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों 1912 के पूरे 100 साल बाद 2012 में टाइटैनिक से भी काफी बड़ा जहाज डूबा था जिसका नाम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया था। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को एक इटालियन कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था फिनकेंटिएरी और इसको बनाने में 2 साल का अरसा लगा था। जहां टाइटैनिक को बनाने में सिर्फ $7.6 मिलियन लगाए गए थे तो वहीं इस जायंट क्रूज के ऊपर $612 मिलियन खर्च किए गए थे। और अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये टाइटैनिक से 2 गुना बड़ी शिप थी और साथ ही साथ ये हाईली एडवांस्ड और हजारों फीचर्स से लैस थी। सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए तो जहां टाइटैनिक में 1100 से भी ज्यादा लोगों के लिए 20 बोट्स रखी गई थीं, तो वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में सिर्फ और सिर्फ 16 बोट्स ही रखी गई थी। जी हाँ, ये बोट्स कोई आम बोट्स नहीं थी। ये बोट्स इतनी बड़ी थीं कि इनमें आराम से पूरे के पूरे शिप के लोग बिठाए जा सकते थे। इसमें बैठने से पहले पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी ड्रिल्स भी करवाई गई थी और इसके साथ साथ इसमें हर एडवांस सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे। ये शिप वजन में भी टाइटैनिक से काफी आगे थी। जहां टाइटैनिक का वजन 46 टन था तो वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का वजन 1,12,000 टन था, यानी टाइटैनिक से लगभग 3 गुना ज्यादा। इंजन्स की बात की जाए तो टाइटैनिक में 2 इंजन्स लगे थे जबकि इस क्रूज में 6 इंजन्स लगाए गए थे। जहां टाइटैनिक में 3,116 लोगों की कैपेसिटी थी तो वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 4,110 लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था। टाइटैनिक में जहां 840 रूम थे तो वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 1,504 रूम्स मौजूद थे। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए लग्जरीज की तो टाइटैनिक कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के सामने दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। 55 केबिन्स, 5 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 13 लाउंजेस और बार्स, 40 मूवी थिएटर्स, 5 जकूजीज और 4 स्विमिंग पूल्स थे। इन सब से ये तो वाज़ेह था कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक बहुत ही एडवांस क्रूज बनाई गई थी। दोस्तों टाइटैनिक शिप तो एक आइसबर्ग से टकराई थी मगर इस शिप के डूबने के पीछे एक पत्थर को वजह बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक पत्थर, क्योंकि ये शिप समंदर के बीचों बीच नहीं बल्कि कोस्टल एरियाज के काफी करीब थी। 13 जनवरी 9:45 पर यह शिप एक पत्थर से टकरा जाती है। इस पत्थर के टकराने से शिप के लेफ्ट साइड के हल में 55 मीटर का बड़ा छेद हो जाता है जिससे इस शिप के अंदर पानी भरने लग जाता है। अंदर के इंजन्स और जनरेटर्स में पानी भरने से पूरी शिप की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और चमचमाती इस शिप पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। 10:45 यानी 1 घंटे तक अथॉरिटीज को इस एक्सीडेंट का इल्म ही नहीं होता कि ये शिप डूबने के बेहद करीब आ चुकी है। यहाँ तक के पैसेंजर्स को निकालने के ऑर्डर्स भी बहुत ही लेट दिए जाते हैं। जहाँ टाइटैनिक लगभग 3,600 मीटर समंदर की गहराई में डूबी हुई है, गिग्लियोपोर्टा आइलैंड के पानी में राइट साइड से आधी डूबने लग जाती है। मगर ये शिप इतनी एडवांस होते हुए भी डूबी तो डूबी कैसे? इस चीज को समझने के लिए आपको वापस टाइटैनिक के इंसिडेंट की तरफ लेके चलते हैं। टाइटैनिक डूबने की इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ अजीब बातें लोगों के सामने आई थी। उस वक्त टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक जहाज भी मौजूद था। अगर वो टाइम पर पहुंच जाता तो टाइटैनिक के तमाम पैसेंजर्स आज जिंदा होते। जी हाँ, उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था कि अलर्ट रहना, समंदर में बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद हैं। उसके बाद रात के 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ही ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुका हुआ था, वो समंदर में आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद हैं। कैलिफोर्नियन जहाज रुका हुआ था, रेडियो बंद था, यही वजह थी कि टाइटैनिक पर ये वार्निंग नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये जहाज टाइटैनिक जहाज के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स टाइटैनिक में मौजूद थे वो इस जहाज को इजीली देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद क्रू को लाइफ बोट्स पर बिठाया जा रहा था
तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो एक जहाज दूर से दिख रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने आएगा, तो डरने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब टाइटैनिक से हवा में रॉकेट्स और फ्लायर्स फायर किए गए। कहा जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मौजूद था उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन कैप्टन का जवाब था कि ये कोई खतरे का सिग्नल नहीं, टाइटैनिक पर तो अमीर लोग जाते हैं, क्या पता वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लायर्स को सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो तब इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं। ये वहां पर पहुंचते हैं मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज पानी पर तैरती हुई दिखती हैं। दोस्तों, इस केस में दोनों इंक्वायरीज जो की गई उसमें कैप्टन स्टैनली को ब्लेम किया गया था, जो कि कहीं ना कहीं सही भी था। टाइटैनिक के अपने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने भी काफी केयरलेसनेस दिखाई। जिस दिन टाइटैनिक की पहली ट्रिप थी उन्होंने उस दिन सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट करने से ही इनकार कर दिया था। उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स ये कहकर कैंसिल करवा दी कि जहाज तो अनसिंकेबल है, और तो और जहाज की स्पीड कैप्टन ने जरा भी कम नहीं की। इसीलिए आइसबर्ग के इंतहाई करीब आकर भी अगर वो शिप रोकते तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कैप्टन को ये टास्क दिया गया था कि उनको टाइटैनिक को प्रूव करना है कि ना सिर्फ ये सबसे महंगा बड़ा बल्कि सबसे स्पीड में चलने वाला जहाज है। दोस्तों, यही कुछ गलती कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कैप्टन ने भी दोहराई थी। कैप्टन फ्रैंक स्कैटिनो ये वो कैप्टन थे जिनको अपने एक्सपीरियंस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रूट बहुत बार ट्रेवल किया था। इन्होंने शिप को डिसाइडेड रूट से हटाकर ऑफ कोर्स ले जाने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये कोस्टल एरिया के करीब होते ही एक पत्थर से टकरा गए। अब सवाल ये है कि क्या उनको रडार में इस पत्थर का कोई सिग्नल नहीं मिला? दोस्तों, कैप्टन ने अपनी उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इस शिप का नेविगेशन सिस्टम तक बंद कर दिया था, और उनका ये कहना था कि वो अपनी आंखों की मदद से तमाम चीजें नेविगेट कर सकते हैं। उसी शिप के एक क्रू मेंबर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया कि उन्होंने उस दिन आंखों पर ग्लासेस भी नहीं पहने थे। इंटरनेशनल शिपमेंट लॉ के मुताबिक जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो शिप के कैप्टन को सबसे लास्ट में निकलना चाहिए, मगर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का कैप्टन उन चंद लोगों में से था जो शिप को डूबने के खतरे को देखते हुए सबसे पहले शिप से निकल चुका था, और इसीलिए पूरी शिप में इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी लेट मिले। मगर क्रू मेंबर्स ने स्मार्टली खतरे को देख के बोट्स को प्रिपेयर करना पहले ही शुरू कर दिया था, और तमाम पैसेंजर्स को लाइव बोट्स पर बिठाया जाने लगा। उसके साथ ही साथ इटालियन कोस्ट गार्ड्स, नेवी, एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर यूज किए गए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जहाँ शिप के डूबने के 30 मिनट में इवैक्यूएशन शुरू करनी चाहिए, तो वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में पैसेंजर को इवैक्यूएट करने में पूरे 6 घंटे लग चुके थे। रेस्क्यू ऑपरेशन और इवैक्यूएशन को तो सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया और तमाम पैसेंजर्स को सेफली बचा लिया गया। मगर ये शिप जो 2012 में डूबी थी, इसको जाकर 2017 में दोबारा रिपेयर कैसे किया गया? दोस्तों, क्योंकि ये शिप कोस्टल एरिया में डूबी थी तो इसको बाहर निकालना जरा आसान था। इस शिप के डूबते ही इसको अलग अलग स्टेजेस में निकालने का अमल शुरू किया गया। सबसे पहले स्टेज में इस शिप की डीफ्यूलिंग की जाती है। मेरीन लाइफ और समंदर को नुकसान ना पहुंचे इसलिए फ्लोटिंग एयर बैरियर लगा के बहुत ही केयरफुली इस शिप के सारे फ्यूल को निकाला जाता है, जिसमें पूरे 2 महीने लग जाते हैं। फ्यूल को निकालने के बाद इसको वापस से फ्लोट करवाने का काम शुरू किया जाता है, जिससे ये आसानी से वापस पानी में फ्लोट करने लगे, और इसको 2013 में कड़ी मेहनत के बाद वापस से केबल्स और सपोर्ट करके फ्लोट करवाया जाता है। आखिर में इसको गैलीलियो पोर्ट से जिनोवा टो करके ले जाया जाता है। अब सबसे आखिरी प्रोसेस था इसको रिपेयर करना, यानी स्क्रैपिंग। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के जिनोवा पहुंचते ही स्क्रैपिंग में पहुंचने के बाद भी इसको रिसाइकिल होने में 3 साल का अरसा लग चुका था, और तब तक भी इसको बस 90% ही रिसाइकिल किया गया था। इसमें 8000 टन का मटेरियल डिसमेंटल किया गया। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के डूबने की खबर आते ही इसकी कंपनी के 16% शेयर गिर चुके थे, जिसमें उनका 95 मिलियन का लॉस तो वहीं हो चुका था। शिप के इंश्योरेंस में उनको $30 मिलियन पे करने पड़े, और ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे डिजास्टर के लिए इस कंपनी को $2 बिलियन पे करने पड़े थे, जो कि इस शिप को बनाने का खर्चा यानी 570 मिलियन की कॉस्ट से भी ज्यादा था। इतने में ये कंपनी 3 कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप्स आराम से बना सकती थी। दोस्तों, इस डिजास्टर में क्रू मेंबर्स को हल्की फुल्की पनिशमेंट्स और फाइन से छुटकारा मिल गया, मगर इस शिप के कैप्टन का ट्रायल अलग से किया गया, जिसको पूरे 16 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें 10 साल लोगों की जान
जानों को खतरे में डालने के लिए, 5 साल शिप के लॉ को तोड़ने के लिए, 1 साल शिप को केयरलेस तरीके से डुबाने के लिए और 1 महीना अथॉरिटी से झूठ बोलने के लिए। दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह है कि 2023 में भी फ्लाइट एक्सीडेंट्स इतने नहीं देखे जाते जितना कि हमारी दुनिया में शिप एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।